1917 में रूस में जार निकोलस के ऑटोक्रेटिक रूल यानी कि साम्राज्य का अंत करने के लिए रूसी जनता और नेताओं द्वारा किया गया जन आंदोलन रूसी रेवोल्यूशन कहलाता है। जिस प्रकार 18वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक इसी प्रकार 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1918 की रशियन रेवोल्यूशन है, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय रूस में जार के शासन का अंत हुआ और सोशलिस्ट रशिया की स्थापना हुई। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना यानी रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और इससे संबंधित कुछ रोचक फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस की रेवोल्यूशन एक महान ऐतिहासिक घटना थी। दरअसल रशियन रेवोल्यूशन से पहले 1861 में रूस में एक और रेवोल्यूशन हुई जिसमें एग्रीकल्चरल स्क्वाड को खत्म किया गया था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बावजूद वहां के लोगों का जीवन दुखों से भरा हुआ था। जो कि मुख्य तौर पर कृषि प्रधान देश था, अब वहां के किसान भूमिहीन थे और एलाइड क्लास उन पर शासन करने लगे। दोस्तों, रूस की रेवोल्यूशन पर चर्चा करने से पहले हम वहां के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। दरअसल रूस में नोबल क्लास और चर्च बड़ी बड़ी जागीरों और जमीनों के मालिक थे और दूसरी तरफ करोड़ों किसान ऐसे थे जिनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। उसके साथ ही रूस में धीमी गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुकी थी, जिस कारण वहां इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नया वर्ग भी गरीबी और अभाव के बीच जी रहा था। 19वीं सदी के अंतिम चरण में रूस में समाजवादी विचारधारा फैलने लगी। उस दौरान रूस में कई समाजवादी समूहों का गठन किया गया और 1917 में रूसी रेवोल्यूशन से पहले रूस का समाज परिवर्तनों से गुजर रहा था। एक तरफ रूस में नई ताकतें उभर रही थी जिसमें वर्कर्स, किसान और आम जनता शामिल थी, तो दूसरी तरफ था रूसी राज जो कि पुरानी व्यवस्था पर जोर देता था। रूसी राज जिस पर जार का शासन था, वहाँ जार शाही चलती थी। जी हाँ दोस्तों, जार शाही। जार नोबल आइडियोलॉजी पर विश्वास करता था और कहता था कि वही रूस का सब कुछ है और वो दुनिया में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। रूस की रेवोल्यूशन के पीछे जिम्मेदार जार के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो उसमें कई महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1904 से 1905 में लड़ा गया रूस जापान युद्ध। इस युद्ध में जापान की जीत हुई, जिस कारण जापान को मंचूरिया और कोरिया का अधिकार मिल गया। इस युद्ध ने जापान को विश्व पटल पर चमकते हुए सितारों की तरह ला खड़ा किया और रूस को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, जिस कारण रूस की जनता भ्रष्ट जार को लेकर भारी गुस्सा करने लगी। युद्ध के कारण महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई और गरीब मजदूर और किसान के लिए जीवन यापन करना और भी मुश्किल हो गया। विरोध स्वरूप वर्कर्स ने अपनी पत्नी और बच्चों सहित 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग तक रैली निकाली और जार निकोलस के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ने लगे। भीड़ पूरी तरह से निहत्था थी, लेकिन जार के सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे कि हजारों लोग मारे गए। इस घटना को ब्लडी संडे यानी कि खूनी रविवार कहा जाता है। इस घटना ने पूरे रूस में विद्रोह को उकसा दिया और यहाँ तक के थल और नौसेना के कुछ हिस्सों में भी विद्रोह हो गया। इस घटना के बाद वर्कर्स ने एक नया संगठन बनाया जो कि 1917 की रूसी रेवोल्यूशन में बहुत ही निर्णायक साबित हुई और इस संगठन को सोवियत कहा गया। रूस में बढ़ते हुए रेवोल्यूशन और विद्रोह को देखते हुए जार ने सुधारों का वादा किया और फिर संसद यानी कि पार्लियामेंट को बुलाने की घोषणा की। धीरे धीरे जार ने 1917 तक स्थिति नियंत्रण में कर ली, लेकिन इस रेवोल्यूशन ने लोगों में एक नई चेतना और उन्हें उनके अधिकारों का ज्ञान करा दिया और इस रेवोल्यूशन के कारण ही 1905 में सभी कृषक प्रतिनिधियों ने मॉस्को में एक सम्मेलन किया जिसमें रशियन एग्रीकल्चरल एसोसिएशन बनाने का निर्णय लिया गया। ये वो समय था जब रूस में समाजवाद का प्रसार तेजी से हो रहा था। 1898 में कई समाजवादी गुटों ने मिलकर सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया और व्लादिमीर लेनिन इस दल के नेता थे। 1930 में इस गुट ने दल में बहुमत प्राप्त किया और रूस में बहुमत दल को बोल्शेविक कहा जाता है। इसलिए बोल्शेविक ने समाजवादी स्थापना को अपना लक्ष्य घोषित कर लिया। दोस्तों, इन कारणों के अलावा रशियन रेवोल्यूशन के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार था और वो था माइनॉरिटी कम्युनिटी का असंतोष। दरअसल रूसी साम्राज्य कई सारे देशों को मिलाकर बनाया गया। रूस की लगभग आधी जनसंख्या पोलैंड वासियों, फिनलैंड वासियों, यहूदियों और लत्विया के लोगों से भरी पड़ी थी।
और हर रोज जोर जबरन उनका राष्ट्रीयकरण करने पर जोर दे रही थी और इसीलिए उन लोगों का जार के प्रति असंतोष जायज था। इन सब के अलावा रूस में इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा थी जो कि रूस के समाज को अंदर से खाए जा रही थी। दरअसल पश्चिमी रूस के क्षेत्र यूरोप के संपर्क में थे। उन्हें यूरोप की इकोनॉमिक ग्रोथ और वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्ञान था, जबकि रूस अपने आप में एक पिछड़ा और गरीब राष्ट्र बना हुआ था और इस बात का रूसी जनता को बहुत अफसोस था। अब ये थी रूसी रेवोल्यूशन की शुरू होने के पहले की कहानी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुई। रूस में भी रेवोल्यूशन से पहले अमेरिका और फ्रांस की तरह एक प्रकार का वेकअप कॉल देखने को मिला। रूस में अब तमाम तरह के संगठन और दल बन रहे थे जो कि रूस की जनता की आवाज उठा रहे थे। उधर जार अपनी इंपीरियलिज्म और सोशलिज्म आइडियोलॉजी की वजह से बहुत ही आतुर लग रहा था और अपना साम्राज्य बढ़ाने की हर एक कोशिश कर रहा था। उसकी इसी महत्वाकांक्षा ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। 1914 में रूस एलाइड नेशन की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। इस युद्ध के कारण रूस के किसान को जबरन सेना में भर्ती किया गया, जिसके चलते ना तो उन्हें सही ट्रेनिंग मिली और ना ही सही ढंग के हथियार। और यही हाल वहाँ के मजदूरों का भी था। मजदूरों की कमी के कारण लोहे और कोयले के कारखाने बंद पड़ गए और एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल क्षेत्र दोनों का उत्पादन बहुत कम हो गया। उधर रूस की सेना जर्मनी से हार रही थी और जर्मन सेना रूस के काफी अंदर तक घुस चुकी थी। रूस की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी कि वहाँ की आम जनता अब भुखमरी की कगार पर आ चुकी थी। रूस ने अब एडमिनिस्ट्रेशन की इस दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसमें कहा गया कि देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज है, लेकिन सरकारी व्यवस्था और मिसमैनेजमेंट के कारण वो चोर बाजार में चला गया है। सरकार और उसकी निकम्मी नौकरशाही इस बात को जानते हुए भी उधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आखिरकार हुआ वही जिसका अंदेशा था। 7 मार्च 1917 को स्थिति अनियंत्रित हो गई। भूख और ठंड में ठिठुरते हुए गरीब मजदूरों ने पेट्रोग्रेड रेड की सड़क पर दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। भीड़ अनियंत्रित हो गई और जार ने भीड़ को देखते हुए गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया और यहीं से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। 10 मार्च के आते आते पेट्रोग्रेड सड़कों पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। पेट्रोग्रेड के सारे कारखाने बंद कर दिए गए और सभी मजदूर, आम जनता सड़कों पर थी। उन्होंने पुलिस से उनके हथियार छीन लिए और अपने हक के लिए कुछ भी करने पर आमदा हो गए। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस को सिंहासन त्यागना पड़ा और इस तरह सैकड़ों साल से चल रही ज़ारशाही का अंत हुआ। इस घटना को रूसी इतिहास में फरवरी की रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। जार के सिंहासन छोड़ने के बाद रूस की पार्लियामेंट यानी ड्यूमा ने अब एक अस्थायी सरकार गठित की। यूं तो यह सरकार उदारवादी थी, पर इसमें इतने आपसी मेद थे कि इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अप्रैल 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड जनता को संबोधित किया। लेनिन, जो कि बोल्शेविक्स का सबसे बड़ा नेता था, उसने जनता से कहा कि अस्थायी सरकार को कोई समर्थन मत दो, क्योंकि ये सरकार आपका भला करने में समर्थ नहीं है। धीरे धीरे लेनिन ने विद्रोह करने के लिए जनता को तैयार कर लिया और अक्टूबर में बोल्शेविक्स ने विद्रोह की तैयारी कर ली। 25 अक्टूबर की सुबह विद्रोह शुरू हुआ और महज कुछ ही घंटों में वर्कर्स ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। सुबह 10 बजे रूस के नागरिकों को लेनिन का संदेश मिला कि अस्थायी सरकार को अब हटा दिया गया है। हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ संघर्ष शुरू किया वह पूरा हो चुका है। रूस में हुए इस रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन कहा जाता है। भले ही रूस के लिए ये घटना 25 अक्टूबर को हुई हो, लेकिन दुनिया के कैलेंडर में ये दिन 7 नवंबर था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता था। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार गठित की गई। लेनिन की इस नई सरकार की काउंसिलिंग में महत्वपूर्ण पदों पर सैनिक, किसान और मजदूर को नियुक्त किया गया। नई सरकार बनने के बाद लेनिन के कम्युनिस्ट और पुरानी व्यवस्था के समर्थकों के बीच एक लंबा गृह युद्ध भी चला, जिसमें 16 जुलाई 1918 को निकोलस और उसके पूरे परिवार को बोल्शेविक्स ने मार डाला और अंत में 1923 में लेनिन की रेड आर्मी ने अपनी विजय की घोषणा कर दी और कुछ इस तरह से रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बन गया। लेनिन बोल्शेविक्स दल का एक नेता था
वह समाज और देश में बदलाव के लिए रेवोल्यूशनरी तरीकों में विश्वास करता था। लेनिन मजदूरों में इनकम इक्वालिटी लाना चाहता था। उसके विचार में संसदीय तौर तरीके रूस जैसे देश में बदलाव नहीं ला सकते थे, जहां डेमोक्रेटिक राइट्स का कोई अस्तित्व नहीं था और कोई संसद नहीं था। इसीलिए लेनिन ने देश और समाज का ढांचा ही पूरी तरह से बदल दिया। उसने मजदूरों को 1917 की रूसी रेवोल्यूशन के लिए एक हथियार के रूप में संगठित किया। उसने युद्ध का अंत करने और किसानों को जमीन दिलाने की कोशिश की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रशियन रेवोल्यूशन के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। अगर आप भी हमारे साथ इस रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ी कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।